जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। बांग्लादेश में युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया। शुरुआत रोज़गार से हुई थी। वहाँ की लगभग 40% युवा बेरोज़गार है, जिसे साधारण भाषा में आरक्षण से उपजा विवाद कह सकते हैं। और यह आरक्षण बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिए जाने वाले 30% से शुरू हुई। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था। तो 1971 की लड़ाई में जो लोग शामिल थे या जो लोग शहीद हुए, उनके परिवार को यह आरक्षण की व्यवस्था थी। समस्या यह हो रही थी कि जो लोग उस लड़ाई में शामिल थे, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देना उस समय के लिए ठीक था, लेकिन यहाँ आरक्षण सत्ता के द्वारा उस रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा जिसमें उसके कैडर बढ़े। अपने लोगों को इसी आरक्षण के बहाने सरकारी नौकरियों में जगह दी जाने लगी। लेकिन जब विरोध हुआ तो शेख हसीना ने यह आरक्षण समाप्त कर दिया। शहीद परिवार के लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में दोबारा यह व्यवस्था बहाल कर दिया कि 30% आरक्षण शहीद परिवारों को मिलना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आरक्षण जो है उसे 5% तक सीमित कर दिया। 30% आरक्षण को ख़त्म करने के लिए आंदोलन युवाओं ने शुरू किया तो बांग्लादेश सरकार ने पहले इसे कुचलने का प्रयास किया। शेख हसीना 1996 से प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। बीच में उनकी सहयोगी खालिदा जिया भी प्रधानमंत्री रही, लेकिन 2009 में फिर से शेख हसीना आ गई। इतने दिनों के शासनकाल में शेख हसीना एक तरह से तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगी थी। बांग्लादेश में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में चुनाव हुआ जिसमें 300 सीटों में से 204 सीट शेख हसीना की पार्टी ने जीता, जिसमें विपक्षी पार्टी के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। बिना विपक्ष के चुनाव हुआ और वोटिंग परसेंट 40% के आसपास रहा, जबकि वहाँ 80% के लगभग वोटिंग होती थी। देश में इंटरनेट बंद करने की घटनाएं नियमित होने लगी। ये सब जो घटनाएं हैं, इनसे देश की जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रही थी। उस आक्रोश में युवाओं का आक्रोश आरक्षण के नाम पर फूट पड़ा। युवाओं का आंदोलन को दबाने के लिए गोलियों का सहारा शेख हसीना ने लिया। शुरुआत में लोगों को मारा जाने लगा, लेकिन एक स्तर पर आने के बाद सेना ने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। लेकिन उससे पहले 200 के आसपास सरकारी आंकड़ों के आधार पर छात्र मारे गए और अपुष्ट खबरों के अनुसार 1000 के आसपास छात्र मारे गए। शेख हसीना ने आंदोलनरत छात्रों को कभी आतंकवादी, कभी विद्रोही तो कभी गद्दार कहा। गद्दार शब्द वहाँ के लिए उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 1971 में पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था। अपने को गद्दार कहे जाने से छात्र भड़क उठे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ढाका घेरेंगे। सारी मशीनरी को आदेश दिया गया कि यहाँ तक कि शेख हसीना की पार्टी के छात्र इकाई को भी आर्म्स दिए गए और छात्रों के ढाका घेराव को असफल करने के लिए कुदवा दिया गया। आम जनता के हाथ में आर्म्स होने से छात्रों को बहुत नज़दीक से कई जगहों पर गोलियाँ मारी गई। तो शेख हसीना की पार्टी और सरकारी पुलिस और आर्मी, 3 शक्तियां बांग्लादेश के छात्रों के खिलाफ मोर्चा संभाल ली। इस स्थिति को देखते हुए छात्रों ने लॉन्ग मार्च को जो फैसला था उसमें और मजबूत धाड़ लगा दी। जान की परवाह न करते हुए लोगों ने ढाका मार्च पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच सेना की स्थिति जनता के पक्ष में होने लगी थी और लॉन्ग मार्च के दिन सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। परिस्थितियों को देखते हुए शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई, लेकिन अपने पीछे एक आज़ाद बांग्लादेश को छोड़ गई। वहाँ शांति व्यवस्था अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है, लेकिन आरक्षण के विरुद्ध और शेख हसीना के तानाशाह रवैये के कारण आंदोलित छात्रों ने बांग्लादेश में दूसरी आज़ादी ला दी। सोचने वाली बात यह है कि जिस समय छात्र आंदोलन कर रहे थे उस समय इंटरनेट देश में पूरी तरह बंद था, यानी सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा था। हमारे देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह के क्रिएटिव मूवमेंट में हमने कभी शायद कम ही देखा होगा। वहाँ भी अशांति है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं देखा जा रहा है। वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है। थोड़ी बहुत कहीं छिटपुट आगजनी की घटनाएँ हुई होंगी, लेकिन वहाँ के छात्रों ने मंदिरों को सुरक्षा देना शुरू कर दिया। मस्जिदों से ऐलान होने लगा कि मंदिरों को सुरक्षा देनी है और देश हमारी और यहाँ भाईचारे को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ऐलान मस्जिदों से और जगह जगह जहाँ भी छात्र एकत्र हुए हैं वहाँ किए जा रहे हैं। इंटरनेट शटडाउन के कारण बहुत सारी जानकारियाँ दुनिया को पता नहीं चल रही है, लेकिन अपने देश में भी अगर आप देखेंगे तो अभी ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया जा रहा है, उसमें सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रावधान सरकार को दिया जा रहा है।
इस बार के चुनाव में हमने देखा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को किस तरह जेल में या विभिन्न तरह के केस में फंसाया गया, विपक्षी पार्टी के अकाउंट को सीज किया गया। सोचिए अगर यहाँ पर भी विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर देता तो क्या होता। देश में यहाँ भी स्थिति आज युवाओं की बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ भी बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। झारखंड गठन में भी आजसू का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यह भी छात्रों का ही संगठन था। आजसू के आंदोलन के कारण ही झारखंड को भी एक समय में अलग राज्य देना पड़ा था। ये मैं युवाओं की भूमिका देश और राज्य बनाने में क्या होती है वो मैं इशारा कर रहा हूँ। आज के समय में युवा सोशल मीडिया में व्यस्त है। 1.5 GB डाटा ख़त्म होने तक मोबाइल से हटता ही नहीं है। देश में क्या कोई क्रांति ऐसे में आ सकती है? चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखना है। लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए तो शेख हसीना भी एक चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसने चुनाव को भी मैनेज किया। उसने वहाँ का चुनाव आयोग अपने कंट्रोल में लिया, पुलिस, सेना सबको अपने कंट्रोल में लिया। जितनी भी स्वायत्त निकाय है सबका नियंत्रण अपने हाथों में लिया। जैसे वहाँ की अपनी CBI, वहाँ की अपनी ED, वहाँ की अपनी लोकायुक्त, सब सरकार के हाथों की कठपुतलियाँ थी। बांग्लादेश का सारा तंत्र A to Z शेख हसीना के हाथ में था, लेकिन कोई अगर उसके कंट्रोल में नहीं था तो वह थी बांग्लादेश के छात्र युवाओं की फ़ौज। सारी मिशनरी अपने हाथ में लेने के बावजूद भी जब जनता आक्रोशित होती है तो तानाशाह को देश छोड़कर भागना ही पड़ जाता है। यही जनता की ताकत है। कुछ दिनों पहले हमने श्रीलंका में भी जनता के द्वारा ही तख्ता पलट होते हुए देखा। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। विपक्ष की आवाज़ दबाने से ही होता है जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ है। विपक्ष की आवाज़ के बुलंद होने से सत्ता पक्ष को ये एहसास होता है कि जनता की आवाज़ क्या है। जब जनता की आवाज़ आप सुनने से इनकार करने लगेंगे तो क्रांति ऐसे ही आती है। मोदी सरकार जो ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही है उसमें सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की बात उसमें सरकार द्वारा कही गई है। यानी जनता की आवाज़ जो सरकार के विरुद्ध है उसे उठने ही नहीं देना है। मेरे जैसे लोग जो शुरुआत में आदिवासी संस्कृति और उसका वैज्ञानिक पक्ष को रखने के लिए मैंने चैनल की शुरुआत करी थी, आदिवासियों के सांस्कृतिक विधाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास शुरू किया था। आज जब सत्ता पक्ष या विपक्ष कई तरह की गलत सूचनाएं जब व्यापक स्तर पर फैलने लगी तो मैंने उन सूचनाओं को सही जानकारी आपके बीच में लाने के प्रयास में मैंने पॉलिटिकल व्यू को भी अपने दायरे में लाया। जो सूचनाएं तथ्यों के आधार पर गलत है मैं वह सूचनाएं आप सबके सामने लाने लगा और कोशिश भी यही है कि आदिवासी समाज सही सूचनाओं से लबरेज रहे। तो जो स्थिति अभी तख्ता पलट की हुई है उसकी सीख यही है कि लोकतंत्र को उसके पूरे स्पिरिट पे जिंदा रखना युवाओं की जिम्मेदारी है। पिछले 10 सालों के शासन के बाद भी भारत की मौजूदा सरकार तो खामियां जवाहरलाल नेहरू में ही देखती है, लेकिन असली जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं है। हमने कोविड के कारण बिना तैयारी के लॉकडाउन को देखा, हमने बिना पूर्व सूचना के नोटबंदी भी देखी, बिना तैयारी के GST को लगते हुए भी हमने देखा। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को औने पौने दामों पर पूंजीपतियों को बेचते हुए भी हम देख रहे हैं। जब सारे सरकारी संपत्ति बेच दी जाएगी तब फिर आरक्षण का क्या होगा। अपने कई सारे वीडियोज़ में मैंने आरक्षण को इनडायरेक्टली समाप्त किए जाने की बात लगातार करता रहा हूं, लेकिन यह जानकारी जो लोग इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं यानी कि छात्रों को संजीदगी से लेना है और अपने हक और अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से पहले तो मांग को रखनी पड़ेगी। 1.5 GB डेटा के चक्कर में भारत देश का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। देश के भविष्य के लिए जनता को भी जागरूक होना ज़रूरी तो है, आदिवासियों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग ज़्यादातर चाहे वायनाड में हो चाहे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की खबरें हम सुन रहे हैं। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। पहले हमारा ज़मीन पेड़ों से हरियालियों से आच्छादित होता था। समुद्र से जब गर्म पानी ऊपर उठती थी तो यही पेड़ पौधे और जंगल बादलों को ज़मीन की ओर आकर्षित करके यहाँ बारिश करवाती थी। आज जंगल कट गए, पेड़ कट गए, नतीजा बादलों को ज़मीन की ओर खींचने की शक्ति इस नंगी धरती पर तो नहीं है। उस हालात में बादल सुदूर इलाकों में चले जा रहे हैं और वहाँ एक साथ पानी गिरा दे रहे हैं, जिसको लोग बादल फटना बोलते हैं। तो प्रकृति का जो यह संतुलन है यह प्राकृतिक जीवन शैली से ही स्थापित किया जा सकेगा। हमारे पूर्वजों ने जो भी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है उसमें हजारों वर्षों तक सभ्यता को खिलाया पिलाया और हमको यहाँ तक लाया। इस ज़मीन में इतनी उर्वरा शक्ति है कि आने वाले सैकड़ों पीढ़ियों को खिला सकती है। लेकिन इस ज़मीन को बेचकर कोई उद्योग लगा लीजिए, कोई बिल्डिंग खड़ा कर लीजिए, अगले 2 पीढ़ी के बाद आपकी स्थिति मरणासन हो जाएगी।
तो इस प्रकृति को बचाने के लिए भी आदिवासी युवाओं को अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आगे आना होगा। साथ ही जो भी लोकतांत्रिक मूल्य देश में बचे हैं उसको बचाए रखना है और पूर्ण लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में युवाओं को सोचने की ज़रूरत है। पूर्ण लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्र ईडी, स्वतंत्र सीबीआई, स्वतंत्र लोकपाल, स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र सेना, स्वतंत्र पुलिस इत्यादि। कहने का मतलब कानून के मार्फत ये सारी संस्थाएं काम करें और जनता के हित में काम करें। आज हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने देश में ना कहीं पिंजरे की तोता बनी हुई है। ऐसे काम नहीं चलेगा। चर्चा है कि श्रीलंका तो हुआ, बांग्लादेश भी हुआ, अगली बारी किसकी है? बारी जिसकी भी हो, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अपने हक और अधिकारों को देश के परिदृश्य में, प्रकृति के परिदृश्य में परिपक्व नहीं करेगी तो बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद आप नहीं कर सकते। ऐसे बड़े आंदोलनों में न्यायालयों की भी भूमिका संदिग्ध ही रही है। बांग्लादेश में भी आरक्षण का यह मुद्दा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने तो स्वतंत्रता सेनानियों के 30% तक आरक्षण को बहाल बनाए रखा और सुप्रीम कोर्ट ने घटाया ज़रूर, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का फिर भी 5% उसने बनाए रखा, जबकि आज़ादी के 50 साल बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और आंदोलन शांत होने के बजाय और उग्र होता गया, जिसका रिजल्ट बांग्लादेश में तख्तापलट से हो गया। अपने देश में मणिपुर में जो हिंसा भड़की थी उसके पीछे भी मणिपुर हाई कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें मैती समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का निर्देश उन्होंने सरकार को दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यायालय में भी न्याय नहीं हो रहा है। न्यायालय के भी सत्ता और उसकी इच्छाओं को महत्व देने से न्याय नहीं हो पा रहा है। भारत में भी आरक्षण के संबंध में एक और फैसला हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो एससी और एसटी कैटेगरी में उप वर्गीकरण को शुरू करने की बात कहती है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी बहस हुआ उसमें आरक्षण के इतिहास पर बहस नहीं हुआ, जबकि आरक्षण की शुरुआत छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करने के लिए ही शुरू किया गया था। अंग्रेज़ों के समय में 1932 में यह शुरुआत हुई थी और जनगणना 1931 में हुआ तो उसी के आधार पर ये आरक्षण दिया गया था। अभी तो हमारे पास जातीय जनगणना भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर तैयार किए जाएं और उन्हें आरक्षण से हटा दिया जाए। इस पर भी देश में दलित और आदिवासी समूह आंदोलन का रुख लेने लगे हैं। लोगों को सोच समझकर आगे अपना रास्ता तय करना है और सरकारों के लिए भी यह जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। सरकार यदि जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी तो वही आक्रोश आने वाले समय में बड़ा भी हो सकता है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो स्थितियां जो पड़ोसी देश में हो रही है और अपने देश में जो हो रही है उसकी जानकारी जो सरल भाषा में हो सकती है, मैंने आपको देने का कोशिश किया। आपको जानकारी कैसे लगी ज़रूर हमें बताएं। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।